गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बामनवास। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी। पिछले वीडियो में हमने खिलजी साम्राज्य का परिचय, इसकी पृष्ठभूमि और साथ ही खिलजी क्रांति के बारे में हमने चर्चा की थी। थोड़ी बहुत हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल, उसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, उसकी उपलब्धियां और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जलालुद्दीन खिलजी का क्या योगदान है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 माना जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी के सबसे पहले हम व्यक्तित्व की हम बात करें तो वह एक उदार स्वभाव का शांति प्रिय व्यक्तित्व था। वो कबीले का जो खिलजी कबीले था उसका तुर्क था, और ये जो खिलजी वंश था वो तुर्किस्तान की आदि निवासी जाति थी, लेकिन वो अपना मूल निवास स्थान छोड़ के और अफगान क्षेत्र में आके, अफगानिस्तान में आके बस गई थी। अफगान में बसने के कारण उन्होंने अफगान के रहन सहन और अफगानों के जो रीति रिवाज थे वो उन्होंने अपना लिए थे। इसलिए जब भारत के जो तुर्की अमीर थे वो उन्हें भ्रमवश से अफगान ही समझते थे, उन्हें मूल तुर्की नहीं समझते थे। फिरोज का जो परिवार था वो भी भारत में आके बस गया था, उन्होंने तुर्की सुल्तानों की यहाँ नौकरी कर ली थी। फिरोज ने अपनी योग्यता और अपने सैनिक योग्यता के बल पर धीरे धीरे उन्नति करती गई। एक सैनिक के रूप में वो तुर्की सेना में भर्ती हुआ था और बाद में समाना का सूबेदार वो नियुक्त कर दिया गया था। वो एक अत्यंत योग्य सैनिक था। और जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो उसने मंगोलों से अनेक बार उसने युद्ध किया था और उनको मार भगाया था। ये उसकी उपलब्धियाँ थी। और बाद में आते आते उसने बलबन के काल में उसने बलबन की सैनिक सेवा की, मंगोलों से सामना किया था उसने। इस वजह से बलबन ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि भी उसे प्रदान की थी। जैसा कि हम देखते हैं कि बलबन के जो उत्तराधिकारी थे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी, के कुबाद के खुसरो क्यूमर्स ये उसके उत्तराधिकारी थे और उन्होंने बलबन के बाद लगभग 3 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। इससे अधिक उनके वंशज दिल्ली की गद्दी पर शासन नहीं कर पाई। जो उपलब्धियां बलबन की हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में गिनते हैं वैसी उपलब्धि हमें उसके वंशजों के नहीं प्राप्त होती है। तो जो बलबन का उत्तराधिकारी था केकुबाद, और केकुबाद के बाद क्यूमर्स, तो उनके शासनकाल के समय जलालुद्दीन खिलजी, जिसका मूल नाम मलिक फिरोज खिलजी था, उसने अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी कर ली थी। उसने धीरे धीरे जो शासन की स्थिति सत्ता थी, शासन की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। वह क्यूमर्स के पश्चात उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। ये इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है, तो थोड़ा सारांश हम इस वीडियो में भी लेके चलेंगे। सेना मंत्री के तौर पे मलिक फिरोज दरबार के जो तुर्की अमीर थे, उन तुर्की अमीरों के दल से उस जो सहानुभूति वो प्राप्त कर सकता था, वो सहानुभूति वो प्राप्त नहीं कर पाया था, जिसका कारण मैंने बताया कि तुर्की अमीर उसको मूल तुर्की जाति का नहीं समझते थे, उसको अफगान समझते थे। तुर्की दल का जो नेता था मलिक कच्छन और मलिक सुरखा, वो सभी मलिक फिरोज के विरुद्ध थे और मलिक फिरोज को नहीं चाहते थे सुल्तान के रूप में देखना। इन दोनों तुर्कों ने फिरोज तथा अन्य गैर जो तुर्की पदाधिकारी थे उनसे पीठ छुड़ाकर राज सत्ता पर तुर्कों का आधिपत्य पुनः स्थापित करने की इन दोनों ने योजना बनाई थी। दोनों इसके परिणाम स्वरूप, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो तुर्की अमीर थे वो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे राज सत्ता को लेके। कुछ तुर्की अमीर जिनका नेतृत्व कच्छन कर रहा था, वो ये चाहते थे कि जो बलबन के वंशज हैं वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो कुछ तुर्की अमीर ये चाहते थे कि मलिक फिरोज दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और अंत में इसमें मलिक फिरोज को उसमें सफलता प्राप्त हुई और क्यूमर्स का वो संरक्षक बन बैठा था कुछ समय पश्चात। और उसका जब वध कर दिया था, केकुबाद और क्यूमर्स दोनों का वध कर दिया था, और वध करने के पश्चात मलिक फिरोज ने राज शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। इसके उपरांत 1290 में फिरोज
केकुबाद द्वारा जो किला बनवाया गया था, किला खेरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था और सिंहासन पर बैठा जलालुद्दीन की उपाधि धारण की। इस प्रकार मलिक फिरोज मध्यकालीन भारत के इतिहास में जलालुद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हम मलिक फिरोज के द्वारा जो सत्ता उसने जो प्राप्त की थी, जो सत्ता अध्यायी थी, उसके बारे में अगर हम मूल्यांकन करें तो एक तरह से उस समय मलिक फिरोज की सामाजिक अप्रियता थी। क्यों? इसका कारण ये था कि उसको जो सिंहासन प्राप्त हुआ था, उस सिंहासन न जन की मर्जी से प्राप्त हुआ था, न इसमें तुर्कों की किसी तरह की कोई मर्जी थी, और न ही इसमें जो बलबन के वंशज थे उनके द्वारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप था। यानी कहें कि जो धर्म है या उलेमा वर्ग हम माने, तुर्की अमीर हम माने और जनता, ये तीनों ही मलिक फिरोज के या जलालुद्दीन के सत्ता पर बैठने के या गद्दी पर बैठने के विरोधी थे, जिसके कई कारण हैं। जैसे कि खुद मलिक फिरोज 70 वर्ष से अधिक उम्र का हो चुका था, वृद्ध हो चुका था वो, लेकिन उसमें अनुभव था और एक अनुभवी सेनानायक था वो, और इस वजह से एक अनुभवी सेनानायक होने की वजह से बलबन के समय से ही उसने सेवा की थी और एक यश प्राप्त किया था। और इस वजह से जब केकुबाद के समय में वो जब उसका मुख्य संरक्षक बन गया था, शासन की समस्त सत्ता उसके हाथ में आ गई थी, तो उसने उत्तर पश्चिम सीमाओं की उस समय मंगोलों के आक्रमण से रक्षा भी की थी। किंतु दिल्ली की जनता और जो तुर्की अमीर था उनका वो विश्वास प्राप्त नहीं कर सका, उनको वो प्रसन्न नहीं कर सकता। तो कई ऐसे कारण थे इसके अप्रियता के, जिसमें पहला मैंने आपको बताया कि जो तुर्की अमीर थे वो भ्रमवश से खलजियों को अफगान समझते थे, उन्हें मूल तुर्की नहीं समझते थे, और इस कारण वो ये अपने समान किसी अपने समान किसी वंश को गद्दी पर देखना चाहते थे। तुर्कों खलजियों को अपने समान राजवंश का नहीं मानते थे, इस कारण वो उनके अधिकार सत्ता का अधिकारी भी उनको नहीं मानते थे। इसके अलावा लगभग 84 वर्ष तक इलबारी तुर्क दिल्ली के सिंहासन पर राज कर चुके थे, और जनता की दृष्टि में दिल्ली का मुकुट ऐसे ही उन्हीं के किसी वंशज के हाथ में, इलबारी वंशज के हाथ में उनको प्राप्त होना चाहिए। इस वजह से दिल्ली की जनता भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी, उनकी दृष्टि में भी ये अनुचित था कि खलजी वंश के किसी व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो या दिल्ली की गद्दी पर वो बैठे। इसके अलावा हम बात करें जलालुद्दीन की कुछ स्वयं की कुछ व्यक्तिगत दुर्बलताएं थी। वह उस समय जब गद्दी पर बैठा था तब वह बूढ़ा हो चुका था, उसमें वृद्धावस्था की अनेक दुर्बलताएं उसमें विद्यमान थी। उसके अलावा स्वभावगत भी उदार व्यक्ति था, कोमल हृदय व्यक्ति था, और एक मतलब जो परिपाटी चली आ रही थी गुलाम वंश से, जो अनुशासन और दृढ़ता की स्थापना बलबन ने की थी, वो दृढ़ता, वो शिष्टता जलालुद्दीन में उस शिष्टता का बिल्कुल भी अभाव था, पूर्णतः उसमें अभाव था। इसके अलावा फिरोज स्वयं न सही किंतु उसके जो अनुयायी थे, वो जो महत्वाकांक्षी थे खलजी युवक, वो सभी अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे, और अपने जो साम्राज्य था उसको, एक जो खलजी साम्राज्य था उसको, उसकी सीमाओं में बढ़ोतरी चाहते थे, एक ऐसा शासन चाहते थे जो पूर्णतः शक्तिशाली हो। लेकिन वो सभी जलालुद्दीन के नेतृत्व में खलजी साम्राज्य को संदेह की दृष्टि से देखते थे। इस कारण से जो नया सुल्तान बना था जलालुद्दीन खिलजी, वो इन सभी दृष्टियों में तुर्की अमीर और जनता, और इसके साथ साथ जो खलजी युवक थे, नवयुवक थे, इनकी सभी की दृष्टियों में वो अप्रिय था। इसलिए दिल्ली के इन सभी दुर्बलताओं के होने की वजह से दिल्ली का में जो बलबन का महल था, जो मुख्य महल था, वहाँ स्वयं जलालुद्दीन अपना राज्याभिषेक करवाने का साहस नहीं जुटा पाया, और इस कारण वह किला खेरी का जो अपूर्ण महल था उसी में अपना राज्याभिषेक करवाया, और लगभग 1 वर्ष तक उसी में रहा। अपने दरबारी मंत्रियों को भी उसने आज्ञा दे दी वहीं आसपास अपना निवास स्थान बनाने को। और जब दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन था, उसने दिल्ली की जनता की ओर से जब दिल्ली में जलालुद्दीन को आमंत्रित किया, तो जब जलालुद्दीन दिल्ली में आया और जब बलबन के महल के सामने से जब वो निकला, तो वहाँ वो उतर गया और रो पड़ा। उसको इस बात का स्मरण हो गया कि मैंने पहले बलबन के अधीन इसी महल में सिंहासन के आगे, जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था, तो इसी सिंहासन के आगे मैं
कई वर्षों तक सुल्तान की सेवा की थी। इस कारण वह इतना साहस नहीं जुटा पाया कि अपने आप को बलबन के महल में वो अपने आप का एक सुल्तान घोषित कर पाता और अपना राज्याभिषेक करवा पाता। ये समस्त कारण थे जिसकी वजह से उसको सामाजिक अप्रियता हासिल हुई थी। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की गृह नीति। उसकी गृह नीति में हम बात करें उसका जब राज्याभिषेक हुआ था या जो गद्दी प्राप्त हुआ था तभी से उसकी गृह नीति में उथल पुथल चल रही थी। तुर्की अमीर इसके अलावा जब वो सुल्तान बना तो उसने जो जो पूर्वत जो तुर्की अमीर जिन पदों पर कायम थे उन्हीं पदों को उसने कायम रखा। जो लाभ जिनको प्राप्त हो रहे थे वो लाभ कंटिन्यू रहे। इनके समय तक मलिक छज्जू को बड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था उसको वहाँ का सूबेदार रहने दिया। फखरुद्दीन को उसने दिल्ली का कोतवाल रहने दिया। इस प्रकार बहुत सारे पद जैसे महमूद था जो सबसे बड़ा लड़का था अपने परिवार उसको उसने खान खाना दूसरे पुत्र अरकली खां को और तीसरे को कद्र खां की आदि उपाधियां उसने प्रदान की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने जो पूर्ववर्ती जो सेवाएं चली आ रही थी जिन लोगों को जो लाभ प्राप्त थे जो पद प्राप्त थे उन पदों को उसने जारी रखा। उसमें किसी तरह का उसने फेरबदल नहीं किया। इसके अलावा आंतरिक नीति जो उसकी थी वो थी अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं मंत्री हैं इन सभी को प्रसन्न करना। ये उसकी आंतरिक नीति का प्रमुख सिद्धांत था जिसका कारण था उसका स्वभावगत दयालु और उदार होना, क्योंकि वह बिना रक्तपात के शांति से शासन करने में ज़्यादा वो विश्वास रखता था। उसको इस बात की चिंता थी कि पुराने अमीर दिल्ली के नागरिकों में किसी तरह की कोई टक्कर ना हो जाए, या हम बात करें कि किसी तरह का कोई गृह युद्ध या गृह कलह उत्पन्न न हो। वो इन सब से बचने के लिए उसने पूर्णतः उदारता और शांति की नीति उसने अपनाई थी। लगभग 1 वर्ष तक यही कारण था कि उसने 1 वर्ष तक किला खेरी के महल में ही शासन किया था और उसके बाद वो दिल्ली के कोतवाल के द्वारा आमंत्रित करने पर वह दिल्ली में लौटा था। लेकिन उसके शासनकाल में कुछ प्रमुख विद्रोह भी हुए हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध विद्रोह तो था वो मलिक छज्जू का था। मलिक छज्जू जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था और उसने विद्रोह कर दिया और उसने स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान भी घोषित कर दिया था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को माफ़ कर दिया और उसको वापस अपने दरबार में बुलाकर उसको पुनः उसकी सूबेदारी लौटा दी गई थी। उसका वध नहीं किया था। जब दरबारियों ने इस बात का विरोध किया तो उसने कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये शब्द उसके थे जब जो खलजी नवयुवक थे या जो दरबार में जो कर्मचारी थे इन्होंने जब मलिक छज्जू के विद्रोह में मलिक छज्जू को माफ़ करने के कारण उन्होंने जब सवाल उठाया तो उसके जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ये कथन कहा गया था। इसके अलावा एक बार का और उसकी उदारता की नीति का उदाहरण और हम देख सकते हैं कि एक बार दिल्ली में ठग और डाकू लोग घुस गए थे और जब वो पकड़े गए तो जलालुद्दीन ने उन्हें किसी तरह का दंड नहीं दिया था बल्कि नाव में बैठाकर उन्हें पश्चिम बंगाल तक पहुंचा दिया और उन्हें मुक्त कर दिया गया। ये भी उसकी एक उदारता और दयालुता का प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो उसकी उदारता की जो प्रकाष्ठता थी उसका सिद्दी मोला के विद्रोह के समय एक तरह से हम मान सकते हैं कि सीमा लग गई थी। ये एक अपवाद हम इसको मान सकते हैं कि जब सिद्दी मोला ने विद्रोह किया था यानी कि कुछ तुर्क अमीर सिद्दी मोला के षड्यंत्र रच रहे थे और सिद्दी मोला को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहते थे। जब सुल्तान को इस बात का पता चला तो सिद्दी मोला को उन्होंने आमंत्रित किया और जब उनमें आपस में विवाद हुआ तो जलालुद्दीन गुस्से में आ गया और उसने वहीं दरबार में अपने सामने सिद्दी मोला का वध करने का आदेश दिया था और जब उसका वध कर दिया गया था उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसको हाथी के पैरों के तले भी कुचला दिया था। तो ये एक तरह से जलालुद्दीन खिलजी की जो स्वभावगत जो उदारता थी जो दयालुता थी निष्कपटता थी उसका अपवाद हम यहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद बर्नी के जो ग्रंथ है उसमें हम एक इसके बारे में हम एक उल्लेख पाते हैं कि
जब सिद्दी मोला का वध कर दिया, उसकी हत्या करवा दी जलालुद्दीन ने, तो उसके बाद दिल्ली में भयंकर दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा था। दिल्ली की जनता यही सोच रही थी, शायद यह एक तरह से सिद्दी मोला का सुल्तान को दिया गया श्राप था, जिसकी वजह से ही दिल्ली को आज इस स्थिति का सामना करना पड़ा। इतना ये दुर्भिक्ष वास्तव में इतना भयंकर था कि अन्न का भाव एक जीतल प्रति सेर तक पहुंच गया था और बड़ी संख्या में लोगों ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की विदेश नीति की हम बात करें तो उसने साम्राज्य विस्तार करने का उसका कोई उद्देश्य नहीं था। उसने इस तरह का कोई विजय अभियान नहीं किया था जिससे कि साम्राज्य का विस्तार हो सके। उसके समय केवल 2 आक्रमण हुए थे। एक आक्रमण रणथंबोर पे हुआ था 1290 में और दूसरा आक्रमण मंदावर पे किया गया था 1292 में। रणथंबोर पर जब आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने कई समय तक महीनों तक घेरा डाला, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उसने घेरा उठा लिया और यह कह के कि मैं मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर रणथंबोर के जैसे कई किलो को मैं समझता हूँ, अधिक मूल्यवान मैं समझता हूँ, अधिक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। ये कहते हुए उसने वहाँ से अपना घेरा उठा लिया था। इसके बाद उसने जो दूसरा आक्रमण किया था वो आक्रमण किया था मंदावर पर, जो पहले दिल्ली के अधीन ही था, किंतु राजपूतों ने मंदावर को पुनः छीन लिया था। 1292 पे पुनः उसका अधिकार हो गया था। किंतु फिरोज के शासनकाल में 2 अन्य और आक्रमण हुए थे। वो आक्रमण फिरोज ने न करके उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन, उसने किए थे। जो 1292 में मालवा पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, भिलसा का किला उसने जीत लिया था और वहाँ से अथाह अपार धन संपदा उसको प्राप्त हुई थी। और उसके पश्चात उसने दक्षिण में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के समय अभियान किया, देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी से भी उसको अथाह संपदा उसने प्राप्त की थी। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को उसने पराजित किया था और पराजित करने के पश्चात अपार धन लूट कर वो लेके आया था। तो ये उसके शासनकाल के प्रमुख अभियान थे, अलाउद्दीन द्वारा किए गए थे। और इसके साथ साथ जलालुद्दीन फिरोज के द्वारा भी 2 प्रमुख अभियान किए गए थे। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण और घटना है, वह है नवीन मुसलमान। यानी हम बात करें नवीन मुसलमान कौन है, तो जब जलालुद्दीन खिलजी सिंहासन पर था तो 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, किंतु ये जलालुद्दीन खिलजी के हाथों पराजित हुए और इनको संधि करनी पड़ी। और उल्गू खां के नेतृत्व में कुछ मंगोल दिल्ली में ही बस गए थे और उन्होंने दिल्ली में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। भारतीय रहन सहन उन्होंने अपना लिया था। इस वजह से मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये जो मंगोल थे जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, ये नव मुसलमान या नए मुसलमान के नाम से विख्यात हुए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक है कि नव मुसलमान क्या है, इससे क्या आशय है या किसके शासनकाल से संबंधित है, या दिल्ली में जो नव मुसलमान बसे थे वो किस शासक के शासनकाल में बसे थे। उसके बाद हम देखते हैं जलालुद्दीन की मृत्यु। तो जब अलाउद्दीन देवगिरी पर आक्रमण करके अपार धन संपदा लेके आया था तो उसकी सूचना है तो उसने अनुमति मांगी थी जलालुद्दीन से इसकी बात की, और न ही उसने इस बात जब जीत के वो अपार धन संपदा लेके आया था तो वह सुल्तान की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ था। तो जब उसका अलाउद्दीन का जो छोटा भाई था उसने सुल्तान को कहा कि आपसे अलाउद्दीन भयभीत है कि आपकी बिना अनुमति के वो देवगिरी पर आक्रमण करके और आक्रमण करने चला गया और वहाँ से अपार संपदा लेके आ गया। तो वह आपसे इस वजह से मिलने नहीं आ पाया क्योंकि वो आपसे भयभीत है। जब दिल्ली दरबार के जो कर्मचारी थे, दरबारी थे, उन्होंने जब जलालुद्दीन को इस बात की शिकायत की कि या इस बात का संकेत किया कि अलाउद्दीन आपका वध करते हुए और दिल्ली की गद्दी हासिल करना चाहता है, लेकिन जो अलाउद्दीन था उसका भाई के द्वारा सुल्तान को बहला फुसलाकर और वो अपने साथ वहाँ कड़ा मानिकपुर उसको ले गया था। वहाँ साथ जब
अलाउद्दीन और जलालुद्दीन के बीच में भेंट वार्ता चल रही थी। तो अलाउद्दीन ने धोखे से जलालुद्दीन को अपने सैनिकों द्वारा मरवा दिया और उसके जो सर को भाले की नोक पर रखते हुए उसने मुकुट धारण किया और अपना दिल्ली की गद्दी पर अपना राज्याभिषेक करवाया। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल समाप्त होता है और इसके पश्चात जो खलजी साम्राज्य का अगला शासक होता है वह अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो स्वभाव था वह मूल्यांकन करें तो एक तरह से सरल, निष्कपट था, उदार व्यक्ति था, शांति प्रिय व्यक्ति था। उसके शासनकाल में इतनी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। इसके शासनकाल की कोई विशेष उपलब्धि हमें नहीं मान सकते जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का अगर हम आपस में तुलना करें। आगे वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान और उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।